उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और अपना दल कमरावादी गठबंधन में दरार की अटकलों को अपना दल कमरावादी ने खारिज कर दिया है। अपना दल कमरावादी के महासचिव पंकज निरंजन पटेल ने कहा कि वो अखिलेश यादव का फैसला मानेंगे और उन्हें जिताने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सीटों का फैसला भी अब अखिलेश यादव ही करेंगे। दरअसल 7 सीटों पर अपना दल कमरावादी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। बाद में सपा की तरफ से कुछ सीटों पर बदलाव की बातें सामने आई। उसके बाद अपना दल कमरावादी ने जिन 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे वो 7 सीटें भी सपा को दे दी और फैसला अखिलेश यादव पर छोड़ दिया। और अपना दल कमरावादी के महासचिव पंकज निरंजन पटेल से बात की हमारे सहयोगी अजय सिंह ने। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच गठबंधन को लेकर कुछ असहजता की बात आज अचानक शाम को सामने आई। तो क्या है वो असहजता, क्यों इस तरीके की बातें मीडिया में ज्यादा चली, बहुत तेजी से उनके कार्यकर्ताओं के बीच में भी आई। तो हमारे साथ अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी, हम उनसे सीधे सवाल पूछते हैं कि सर ये किस तरीके की बातें और क्यों आई। नहीं, देखिए, हम समाजवादी पार्टी के साथ मुद्दों को लेकर साथ हुए और हमको बड़ी खुशी है कि माननीय अखिलेश यादव जी भी उस वर्ग की उन चीजों की जरूरतों और उनके दुख दर्दों को महसूस करते हैं और इस लड़ाई में पूरी मजबूती से वो साथ भी हैं। तो जो तय हुआ कि हमारे हक अधिकार में हमें जहां लड़ना है, रणनीतिक तौर पर जो तय हुआ, उसमें अभी हमें लगा कि चूंकि अब समाजवादी पार्टी परिवार और बढ़ गया है, व्यापक जन समर्थन और लोकप्रियता के कारण निरंतर लोग वहां पर बहुत हैं, एक तरह का ओवरफ्लो हो रहा है। तो हमको ऐसा लगा कि उन सीटों पर और भी कुछ लोगों की वजह से कुछ असहजता है। तो हमने अपनी तरफ से ये तय किया कि हमारी वजह से किसी भी तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई महत्वपूर्ण है, वो उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए हमारी ये सामूहिकता बनी हुई है। तो ये सामूहिकता खंडित ना हो, ताकि हमारे बारे में और सम्मानीय अखिलेश यादव जी के बारे में ये जो परसेप्शन बना है कि वो अब जाति से जमात जोड़कर और सबको साथ लेकर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए। इसलिए हमने अपनी तरफ से, जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हमको ये कह रहे थे कि वो असहज हैं और परेशान हैं, हमने उनसे कहा कि हम अपनी तरफ से अपने अधिकार की सारी सीटें आपको वापस करते हैं। आप जिन भी सीटों पर अब आपको सुविधा हो, जहां आप बताएंगे वहां हम लड़ लेंगे, और अगर एक भी सीट आपके पास ऐसी कोई सहजता वाली नहीं है तो हम बगैर चुनाव लड़े इस लड़ाई को आपके साथ मिलकर लड़ते ही रहेंगे। तो एक तरह से टोटल सरेंडर की तरह से हो रहा है और इस चुनाव में काफी तीखी बयानबाजी भी चल रही है। अखिलेश यादव और योगी के बीच भी कई तरह की बयानबाजी है। सुनते हैं इन बयानों को। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई। 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, ये सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था। मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं वो बेदल हैं। कभी मुख्यमंत्री से पूछिएगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। और इस उत्तर प्रदेश चुनाव में बीएसपी भी अपना दावा ठोक रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पहली रैली की। आगरा की रैली में उन्होंने सपा, कांग्रेस नेता
और बीजेपी को तो घेरा ही, मीडिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल गलत दिखाते हैं और बीएसपी नंबर 1 पार्टी बनेगी इस चुनाव में। आखिरकार बीएसपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यूपी चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार शुरू कर दिया। बताया कि न मीडिया के फैलाए झूठ पर भरोसा करें और न ही चुनाव सर्वे पर। पिछले लगभग 1 साल से मैं लखनऊ में ही रहकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के कार्य में लग गई थी। चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए मायावती ने आगरा सीट चुनी, जिसे यूपी में दलितों की राजधानी कहते हैं। 50 लाख की आबादी वाले आगरा में 15% दलित आबादी है, यानी करीब 7.5 लाख वोट। हालांकि इसके बावजूद बसपा के लिए यहाँ चुनौती आसान नहीं है। 2007 में बीएसपी ने यहाँ की 9 में से 7 सीटें जीती। 2012 में उसे 6 सीटें मिली, लेकिन 2017 की सारी सीटें बीजेपी ले गई। और इस बार भी बीएसपी खासी देर से प्रचार में उतरी है। हालांकि मायावती कहती हैं वो उम्मीदवारों और रणनीति को अंतिम शक्ल देने में लगी थी। रैली में आए मायावती के समर्थक कहते हैं कि पिछली बार उन्हें बीजेपी ने धोखा दिया। बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, जितने भी थे बिल्कुल इतने शांतिपूर्वक अपना धंधा व्यापार सब चला रहे थे। और इस सरकार ने तो इतनी हद कर दी है कि जो धंधे व्यापार है वो बिल्कुल ही चौपट हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर था बेंजी की सरकार में, गरीब तबका का आदमी व्यक्ति जाता था थाने में, उसकी रिपोर्ट लिखी जाती थी। आज तो लिखी नहीं जाती है। बीजेपी ने आगरा के दलित वोटों को ध्यान में रखते हुए आगरा ग्रामीण क्षेत्र से बेबी रानी मौर्य को उतारा है। यहाँ पर पूरी 9 की 9 सीटों पर जीती थी और इस बार वो जीतेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बेबी रानी मौर्य जो है वो आगरा ग्रामीण की सीट से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। जाटव कम्युनिटी से आती हैं, जो कि बीएसपी का एक बड़ा और कोर वोट बैंक माना जाता है। तो जो टक्कर है वो तो कांटे की है, पर लोग यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों की बातें कर रहे हैं। आगरा से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और पंजाब में इस बार फतेहगढ़ साहिब की बस्सी पठाना सीट चर्चा में बनी हुई है। इस सीट से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई चुनावी मैदान में है, लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पर नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार की तरह मैदान में उतरे हैं। डॉक्टर मनोहर सिंह एमबीबीएस, एमडी, एलएलबी, एमए, इतनी सारी डिग्री हैं, लेकिन राजनीति की दुनिया में ये डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री के भाई के तौर पर जाने जाते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के भाई हैं डॉक्टर मनोहर सिंह। मोहाली के सरकारी अस्पताल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर थे। अपने भाई के मुख्यमंत्री बनते ही वीआरएस ले लिया और कांग्रेस से टिकट मांगा। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो बस्सी पठाना से निर्दलीय लड़ने के लिए चुनाव मैदान में हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी को कहा कि मुझे टिकट दो, मैंने अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने मुझे इग्नोर किया। इग्नोर तो छोड़ो क्यों किया, लेकिन उसने उस एमएलए को टिकट दी जो यहाँ से लोग उसको भगा रहे हैं। उसने काम कोई नहीं किया, इस इलाके में आया कभी नहीं, उसको टिकट दे दिया। मैंने अपने लोगों से पूछा, लोगों ने मुझे कहा कि आप आजाद लड़ो, मैं आजाद लड़ रहा। कांग्रेस ने यहां से मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी को टिकट दिया है। इनको पिछले 5 साल का हिसाब तो देना ही है, साथ ही लोगों को यह भी समझाना है कि आखिर वोट मुख्यमंत्री चन्नी के चेहरे पर देना है या फिर कांग्रेस पार्टी के नाम पर। आपके लिए एक बड़ी विडंबना होगी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट पर लोग डालें या फिर कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट डालें। आप मौजूदा विधायक हैं, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। एक्चुअली की है जो चेहरा है, जो मेरा चेहरा है, उस पर ही वोट डालेगी, क्योंकि मैंने 5 साल काम किया है। मुख्यमंत्री के भाई और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की लड़ाई के बीच में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम बेसिक नीड्स जो है लोगों की वो पूरी करेंगे। जो लोगों को जैसे हेल्थ की नीड है, एजुकेशन की नीड है, विमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट पे काम करने का हमारा है जो एजेंडा रखा हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम, बहुत महंगी है पंजाब में, वो उन एजेंडों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और लोगों को एक बदलाव की राजनीति चाहिए। कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनावों में ये सीट 10,000 वोटों के अंतर से जीती थी। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। बस्सी पठाना कवर करते वक्त मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, वो ये कि अगर मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस चन्नी साहब के भाई को टिकट दे देती तो क्या संदेश जाता।
और अब जब मुख्यमंत्री रहते हुए चन्नी साहब अपने भाई को ही टिकट नहीं दिलवा पाए तो क्या संदेश जा रहा है? ऐसे ही कुछ सवालों के बीच 20 फरवरी को बस्सी पठाना के लोग वोट करेंगे। बस्सी पठाना से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वाराणसी एसटीएफ ने वाराणसी के लंका इलाके के रोहित नगर मोहल्ले में नकली वैक्सीन का कारखाना पकड़ा है। यहां जारको डी बनाई जा रही थी, साथ ही टेस्टिंग किट और स्वैब स्टिक भी। तकरीबन 4 करोड़ का माल पकड़ा गया है और 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बनारस के रोहित नगर मोहल्ले के इस कमरे में नकली कोविशील्ड और जाइकोव डी टीके का जखीरा बरामद हुआ। वाराणसी एसटीएफ इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। नकली कोविशील्ड एवं जाइकोव डी वैक्सीन एवं नकली कोविड टेस्टिंग किट बृहद पैमाने पर बनाने वाले एक गैंग का खुलासा एसटीएफ फील्ड यूनिट बनारस द्वारा किया गया है। यह गैंग रोहित नगर थाना लंका जनपद बनारस से गिरफ्तार हुआ है। कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। यह कारखाना वाराणसी के लंका इलाके के रोहित नगर के एक मकान में चल रहा था। इसे चला रहे 5 लोगों में 3 लोग बनारस के हैं, एक बलिया का और एक दिल्ली का। ये नकली वैक्सीन दूसरे राज्यों में सप्लाई करते थे। अभियुक्त में राकेश थवानी रेजिडेंट ऑफ बनारस, संदीप शर्मा रेजिडेंट ऑफ बनारस, लक्ष्य जावा जो दिल्ली का रहने वाला है और शमशेर तथा अरुणेश जो बनारस और बलिया के रहने वाले हैं को गिरफ्तार किया गया है। इनसे नकली टेस्टिंग किट, नकली कोविशील्ड वैक्सीन, नकली जाइकोव डी वैक्सीन, पैकिंग मशीन, खाली वायल, स्वैब स्टिक्स आदि मिले हैं। पूछताछ पर राकेश थवानी द्वारा बताया गया कि वह संदीप शर्मा, अरुणेश व शमशेर के साथ मिलकर नकली वैक्सीन व टेस्टिंग किट बनाता था। वह लक्ष्य जावा को सप्लाई करता था जो अपने नेटवर्क से इसे अलग अलग राज्यों में सप्लाई करता था। पकड़ी गई वैक्सीन की कुल कीमत 4 करोड़ की आंकी गई है। एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक इसे प्राइवेट पार्टी को बेचा गया है, सरकारी विभागों में नहीं। आप सबने नकली खाद्य सामान और नकली दवा की बात तो सुनी होगी, लेकिन कभी कोविड की नकली वैक्सीन और टेस्टिंग किट बन जाएगी ये नहीं सुना होगा। ऐसे में इस नेटवर्क का पकड़ा जाना जहां एक बड़ी सफलता है, तो वहीं इसके तह तक जाकर इसे ध्वस्त करना एक बड़ी कामयाबी होगी, जिसमें पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।